Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम जिस किताब में गोता लगाने वाले हैं वो है एनसीईआरटी की क्लास 9 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति और उसका चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। सुनने में ये थोड़ा बेसिक लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो यूपीएससी के लिए ये चैप्टर एक तरह से बाइबल है। बिल्कुल, प्रीलिम्स हो या मेंस, आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े सवाल यहीं से बनते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इस चैप्टर को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू को मतलब यूपीएससी के नजरिए से समझना है। सही बात है। और इसी से हमारा आज का बड़ा सवाल जुड़ता है कि भारत के चुनावी राजनीति असल में काम कैसे करती है। हम समझेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी है, वो कौन सी शर्तें हैं जो एक चुनाव को आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक बनाती हैं, और भारत का सिस्टम इन शर्तों पर कितना खरा उतरता है। हाँ, और हम चुनाव आयोग की शक्तियों की संवैधानिक गहराई से लेकर भारतीय चुनावों की जो जमीनी चुनौतियां हैं, हर परत को खोलकर देखेंगे। लेकिन इस गहरी पड़ताल को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें बहुत मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, लेकिन जरूरी है, हमें चुनाव की जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है। आज के दौर में ज्यादातर लोकतंत्र जो हैं वो प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं। मतलब हम सीधे शासन नहीं करते। बिल्कुल। 125 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर तो फैसले ले नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। तो चुनाव वो एक मशीनरी है, वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हम इन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसके बिना ये तय करना नामुमकिन है कि शासन कौन करेगा और लोगों की इच्छा क्या है। इसे समझने के लिए किताब में 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा दिया गया है। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन छेड़ा और लोक दल नाम की एक नई पार्टी बनाई। हाँ, और उनका वादा बहुत सीधा और स्पष्ट था। बिल्कुल, उन्होंने कहा, अगर हमारी पार्टी जीती तो हम किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्जे माफ कर देंगे। और उस वादे ने काम किया। क्या है कि उस समय लोग कांग्रेस की मौजूदा सरकार से काफी नाखुश थे। देवीलाल के वादे ने उन्हें एक ठोस विकल्प दिया। तो जब चुनाव हुए, लोगों ने लोक दल के पक्ष में जमकर वोट दिया। और नतीजा ये हुआ कि 90 में से 76 सीटें जीतकर उनकी पार्टी ने सरकार बना ली। तो हरियाणा का वो किस्सा ये तो साफ करता है कि चुनाव लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका देते हैं। बिल्कुल। नाखुश होने पर उसे बदल सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर वो प्रक्रिया जिसमें लोग बस बटन दबाते हैं चुनाव कहलाएगी? सही बात है। अगर आपके पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार हो या वोट डालने के लिए डराया धमकाया जाए, तो उस ताकत का क्या मतलब? यहीं पर सवाल आता है कि एक चुनाव को असल में लोकतांत्रिक क्या बनाता है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए कुछ न्यूनतम शर्तें होती हैं, और ये यूपीएससी मेंस के जवाबों में लिखने के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। अच्छा। पहली शर्त है एक वोट एक मोल, यानी हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हो और हर वोट की कीमत बराबर हो। ऐसा नहीं कि किसी अमीर के वोट का वजन ज्यादा और गरीब का कम हो। ठीक है। और दूसरी शर्त शायद ये होगी कि मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प हो। बिल्कुल। मतलब पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी हो, ताकि लोगों के सामने चुनने के लिए अलग अलग नीतियां और चेहरे मौजूद हो। हाँ, अगर सिर्फ एक ही पार्टी हो तो वो चुनाव नहीं, वो तो महज एक औपचारिकता है। सही कहा। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि चुनाव नियमित अंतराल पर होते रहने चाहिए, जैसे भारत में हर 5 साल में होते हैं। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकती। उसे जनता के बीच जाकर अपने काम का हिसाब देना ही होगा। और चौथी और शायद सबसे जरूरी शर्त, कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों। प्रक्रिया ऐसी हो कि लोग जिसे चाहें सच में उसे ही चुन सकें, बिना किसी डर या दबाव के। तो ये 4 स्तंभ हो गए। ठीक है, अब हम सिस्टम की मशीनरी के अंदर झांकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिजर्वेशन का जो पूरा ढांचा है,
ये कैसे काम करता है? देखिए, देश को चुनाव के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र। हाँ, इसका मकसद ये है कि देश के हर भौगोलिक हिस्से का कोई ना कोई प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में जरूर हो। हर इलाके के अपने मुद्दे होते हैं, अपनी जरूरतें होती हैं, और वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि उन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखता है। लेकिन यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं को एक बड़ी चिंता थी। उन्हें लगा कि इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीतता है, हो सकता है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को कभी उचित प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। सही बात है। वो शायद प्रभावशाली और साधन संपन्न उम्मीदवारों के सामने कभी जीत ही ना पाए। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? इसी दूरदर्शिता का नतीजा है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों, यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की व्यवस्था। तो ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन है हमारे चुनावी सिस्टम में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से सत्ता की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें संसद और विधानसभाओं में एक गारंटीड सीट मिले। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस दौड़ में एक हेड स्टार्ट देने जैसा है, ताकि वो भी बराबरी से हिस्सा ले सके। बिल्कुल। और इसमें एक आकर्षक बात ये भी है कि आरक्षित सीटों पर वोट सभी मतदाता डालते हैं, सिर्फ उस आरक्षित वर्ग के लोग नहीं। ये सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि आरक्षित सीट के उम्मीदवार को जीतने के लिए अपने समुदाय के अलावा दूसरे समुदायों का भी समर्थन हासिल करना होता है। उसे सबका नेता बनना पड़ता है, सिर्फ एक वर्ग का नहीं। ये तो बहुत सोचा समझा कदम है। इस प्रक्रिया में अगला कदम आता है मतदाता सूची, जिसे इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। सही। फिर उम्मीदवारों का नामांकन होता है, जहां उन्हें अपनी संपत्ति, आपराधिक मामलों और शैक्षिक योग्यता का पूरा ब्यौरा एक हलफनामे में देना पड़ता है। और ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी जानकारी के आधार पर नागरिक एक सूचित, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें पता होता है कि वे जिसे अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। और फिर आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, चुनाव अभियान, जहां पार्टियां बड़े बड़े नारे देती हैं। कुछ तो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। हाँ, ये नारे गजब का काम करते हैं ना। बिल्कुल। ये एक लाइन में पूरी पार्टी की कहानी कह देते थे, जैसे 1971 में कांग्रेस का गरीबी हटाओ, या 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का लोकतंत्र बचाओ। हाँ, और 1977 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का जमीन जोतने वाले को। बिल्कुल। या 1983 में आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव का तेलुगु स्वाभिमान की रक्षा। ये नारे दिखाते हैं कि अभियान कैसे जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं। सही बात है। लेकिन इस शोर शराबे और वादों के बीच पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आदर्श आचार संहिता, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लागू की जाती है। तो इसके तहत कोई पार्टी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, या धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, या मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकती। ये नियम कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत में चुनाव वाकई लोकतांत्रिक है? बहुत अच्छा सवाल है, और एनसीईआरटी की किताब इसके पक्ष में 3 बहुत मजबूत तर्क देती है। पहला और सबसे बड़ा सबूत है हमारा स्वतंत्र चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हाँ, कहा जाता है कि भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुनाव आयोगों में से एक है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नहीं, इसकी शक्ति सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 से मिलती है। हाँ, जो चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की पूरी शक्ति देता है। अच्छा, और इसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाना लगभग असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ओके। चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, सरकार के नहीं। आयोग उनका तबादला तक कर सकता है। मतलब सत्ताधारी दल भी दबाव नहीं डाल सकता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक मजबूत रेफरी है हमारे पास। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है लोगों की बढ़ती भागीदारी, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। लेकिन इसमें एक और भी दिलचस्प बात है, जो भारतीय लोकतंत्र की एक अनोखी कहानी कहती है। और वो ये कि भारत में गरीब, निरक्षर और वंचित लोग अमीर और पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा मतदान करते हैं। हाँ, और ये अमेरिका या यूरोप जैसे पश्चिमी लोकतंत्रों के ठीक उल्टा है।
ऐसा क्यों? ये दिखाता है कि आम लोगों को चुनाव में विश्वास है। उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से फर्क पड़ता है और वे इसके जरिए सरकार को अपनी आवाज सुना सकते हैं। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू ये नहीं हो सकता कि पार्टियां इन्हीं वर्गों को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं मतलब फ्रीबीज का लालच देती हैं, जो असल मुद्दों से ध्यान भटकाता है? ये एक जायज चिंता है और चुनावी सुधारों की बहस का एक बड़ा हिस्सा भी है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाती है। ये बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग का खेल नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर इसकी गहरी जड़ें हैं। और तीसरा और आखिरी तर्क है चुनावी नतीजों की स्वीकृति। ये शायद सबसे बड़ा सबूत है। भारत में सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से चुनाव हारते हैं। हारी हुई पार्टी का चुपचाप नतीजों को स्वीकार कर लेना और शांति से सत्ता हस्तांतरित कर देना, ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सफलता है। सही बात है। अगर चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली होती तो ताकतवर सत्तारूढ़ दल, जिसके पास सारी सरकारी मशीनरी होती है, वो कभी चुनाव नहीं हारता। तो ये 3 तर्क, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, लोगों की भागीदारी और नतीजों की स्वीकृति, ये साबित करते हैं कि भारत में चुनाव मोटे तौर पर लोकतांत्रिक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसी गंभीर चुनौतियां हैं जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं। और इन चुनौतियों को समझना यूपीएससी मेंस के लिए बेहद जरूरी है। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है धन का अत्यधिक उपयोग। मनीपा। बिल्कुल। ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां चुनाव में एक अनुचित बढ़त ले जाते हैं। दूसरी चुनौती है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का बढ़ता प्रभाव। हाँ, कई बार पार्टियां सिर्फ जिताऊ होने के आधार पर ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। और तीसरी है परिवारवाद यानी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। राही, जहां टिकट और पद अक्सर नेताओं के रिश्तेदारों को ही मिलते हैं, काबिलियत पर नहीं। और इन सबके बीच आम मतदाता के लिए विकल्पों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन जाती है जब सभी बड़ी पार्टियां एक जैसी दिखने लगती हैं। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र है ना? कैसे? जिसके पास बेहिसाब पैसा है वो बाहुबल का इस्तेमाल कर सकता है और फिर उसी ताकत और पैसे के दम पर अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाता है। ये दुष्चक्र आम आदमी के लिए राजनीति के दरवाजे बंद कर देता है और पार्टियों को भी लगभग एक जैसा बना देता है, क्योंकि सबका जीतने का फॉर्मूला एक ही हो जाता है। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। भारत की चुनावी प्रणाली में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है, लोगों की भागीदारी है, ये सब इसकी खूबियां हैं। लेकिन साथ ही पैसे का जोर, राजनीति का अपराधीकरण और परिवारवाद जैसी गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये चुनावी हैं जो सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और आम लोगों को शासक की भूमिका में लाते हैं, भले ही ये भूमिका चुनौतियों से भरी हो। और अब श्रोताओं के लिए आज का विचार, जरा सोचिए, क्या चुनावी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग या चुनावी फंडिंग में ब्लॉकचेन के जरिए पूरी पारदर्शिता लाना धन बल और बाहुबल जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है, या फिर ये समस्याएं हमारे सामाजिक ताने बाने में इतनी गहरी है कि केवल तकनीकी बदलाव काफी नहीं होंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। इस सवाल पर सोचिएगा। और अंत में एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण आपके लिए लाते रहें तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सहयोग दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.